हेलो दोस्तों। हर साल एम्बर नाम का एक क्लाइमेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रिपोर्ट निकालता है जो शायद पिछले साल दुनिया के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में आई चेंजेस का सबसे डिटेल्ड लुक होता है। उनके फ्लैगशिप पब्लिकेशन का लेटेस्ट वर्जन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है। आप अब तक ये समझ ही गए होंगे, लेकिन ये टॉपिक द डेली ब्रीफ पर हमारे लिए हमेशा से फैसिनेटिंग रहा है और इसलिए हमने सोचा कि हम आपको भी इससे गो थ्रू करवाएं। नेचुरली हम 119 पेजेस के इस रिपोर्ट के एक एक शब्द को कवर नहीं करने वाले हैं। हम खुद को सिर्फ उन कुछ थीम्स तक लिमिट करेंगे जो सच में हमारे लिए स्टैंड आउट किए। लेकिन अगर आप एनर्जी सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप पूरा रिपोर्ट भी ज़रूर पढ़ें। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी फाइंडिंग्स में से एक सुनने में बहुत सिंपल लगती है। वो ये है कि दुनिया ने पिछले साल बिना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। ये पहले भी 4 बार हो चुका है, पर उन सालों में कुछ अजीब बातें हुई थी, जैसे एक रिसेशन, एक पैंडेमिक या बहुत ज़्यादा माइल्ड वेदर। ये पहला नॉर्मल अनॉमली फ्री साल था जिसने ऐसा शिफ्ट देखा। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है, इसे जानने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ने हमेशा से कैसे काम किया है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के थ्रू इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी चेंज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन सब में चाइना का रोल समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इन सब का इंडिया से क्या लेना देना है। एंड में हम कुछ ऐसे नंबर्स भी डिस्कस करेंगे जिन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट देव। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आए एक बड़े चेंज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री लगभग 140 ईयर्स से चल रही है। वो पूरा पीरियड एक कंसिस्टेंट पैटर्न से चल रहा था। जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो करती थी, लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए होता था और फॉसिल फ्यूल्स इस गैप को फिल करते थे। आफ्टर ऑल, कोल और गैस सस्ते, रिलायबल और बड़े स्केल पर अवेलेबल थे। बाकी सब मार्जिनल था। लेकिन उस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी समय के साथ कम हुई है। लेट 2000s में जब दुनिया को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी तो फॉसिल फ्यूल्स ने उस एडिशनल जनरेशन का 73% प्रोवाइड किया था। 2015 और 2019 के बीच वो शेयर ड्रॉप होकर 36% हो गया, क्योंकि रिन्यूएबल्स सीरियस कंटेंडर्स बनने लगे थे। 2020 और 2024 के बीच ये और गिरा और हमारी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 29% रह गया। पिछले साल ये ट्रेंड फाइनली जीरो के अपने लॉजिकल एंड तक पहुंच गया। तो फिर इसकी जगह किसने ली? ऑफकोर्स रिन्यूएबल्स ने, पर सबका कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं था। सोलर एनर्जी ने अकेले पिछले साल अर्थ की सारी न्यू इलेक्ट्रिकल डिमांड का 75% पावर किया। बाकी का ज़्यादातर हिस्सा विंड से आया। दोनों ने मिलकर 99% न्यू डिमांड को कवर किया। सोलर के इस राइज का स्केल समझना काफ़ी मुश्किल है। अभी 2015 में ही, जो समय के हिसाब से एक छोटी सी जंप है, पूरी दुनिया ने सोलर से 256 टेरावाट आवर्स जनरेट किया था। पिछले साल इसने 2778 टेरावाट आवर्स जनरेट किया। मतलब एक सिंगल डेकेड में हमारा सोलर एनर्जी आउटपुट 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया था। ये शानदार रैली रुकने का कोई साइन भी नहीं दिखा रही है। 2025 में ये 30% पर ग्रो हुआ। असल में ये एक बहुत बड़े बेस से शुरू करने के बावजूद पिछले 8 सालों में सबसे तेज़ ग्रोथ रेट था। दुनिया का सोलर आउटपुट फंक्शनली हर 3 साल में डबल हुआ है। यही वजह है कि पिछले 100 सालों में पहली बार रिन्यूएबल्स ने कलेक्टिवली कोल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। पिछली बार जब रिन्यूएबल्स आगे थे वो 1919 था, जब ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आज के मुकाबले 300 गुना छोटी थी। और रिन्यूएबल्स का मतलब बेसिक तौर पर सिर्फ बड़े हाइड्रो पावर डैम्स थे। कोल ने पूरी मॉडर्न इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में टॉप स्पॉट होल्ड किया। 2025 में रिन्यूएबल्स ने मिलके इसे क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप इस डेटा से चाइना को निकाल दें तो बाकी दुनिया का फॉसिल जनरेशन 2018 से ही फ्लैट चल रहा था। यूरोप अपने कोल प्लांट्स को रिटायर कर रहा था, यूएस कोल से गैस पर स्विच कर रहा था और बाकी कंपनीज मिक्स थीं। पर चाइना के बाहर लगभग 7 सालों से फॉसिल जनरेशन में कोई नेट ग्रोथ नहीं थी। चाइना ही वो एक कंट्री था जो ग्लोबल नंबर को बढ़ा रहा था। 2018 और 2024 के बीच अकेले चाइना ने 1145 टेरावाट आवर्स का फॉसिल जनरेशन ऐड किया, जो कि इंडिया के सेम पीरियड में ऐड किए गए जनरेशन से 4 गुना ज़्यादा था। हर साल चाइना की ग्रोथ बाकी सबके कंट्रीब्यूशन को दबा देती थी। फिर 2025 में चाइना फ्लिप हो गया। इसका फॉसिल जनरेशन 2015 के बाद पहली बार गिरा। ये इसीलिए नहीं था क्योंकि इसकी इकोनॉमी स्लो हुई। इसका एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ा, पर इसकी क्लीन एनर्जी इससे भी तेज़ी से बढ़ी। चाइना में अकेले सोलर एक ही साल में 40% ग्रो हुआ। आपको स्केल का अंदाज़ा देने के लिए ये बता देता हूँ कि चाइना ने 2025 में 378 गीगावाट्स की नई सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की।
यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पूरी हिस्ट्री में 274 गीगावाट्स की सोलर कैपेसिटी बिल्ड की है। चाइना ने एक साल में ही यूएस के पूरे हिस्ट्री से ज़्यादा कैपेसिटी ऐड कर ली। तो फिर इस फॉसिल जनरेशन फेल ग्लोबली वाली स्टोरी का एक ज़्यादा एक्यूरेट वर्जन ये है कि चाइना के लिए क्लीन एनर्जी का एक हिस्टोरिक साल था और वो ग्लोबल नंबर को टिप करने के लिए काफ़ी था। इंडिया के पास 2025 में अपने खुद के माइलस्टोन्स थे जिनको जानना ज़रूरी है। इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का शेयर एक ही साल में 75% से गिरकर 71% हो गया। सोलर ने हाइड्रो पावर को ओवरटेक किया और पहली बार देश में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। ये अब इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी मिक्स के 9.4% पर है, जो सिर्फ 3 साल पहले 5.3% पर था। इंडिया ने 2025 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी भी इंस्टॉल की है। लेकिन इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पिछले साल सिर्फ 2.4% ग्रो हुई। ये 20 साल में तीसरी सबसे छोटी ग्रोथ थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इकोनॉमी स्लो हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि 2025 एक अनयूजुअली कूल साल था। 2024 में इंडिया में हीट वेव्स चल रहे थे। तब के कंपैरिजन में 2025 के समर्स 2024 के मुकाबले बहुत माइल्ड थे। एम्बर का एस्टिमेट है कि इसने अकेले एक नॉर्मल साल के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को लगभग 32 टेरावाट आवर्स से कम कर दिया। तो कोल डिमांड में जो फॉल आया वो रिन्यूएबल्स का एक रिकॉर्ड साल होने और डिमांड के एक अनयूजुअली क्वाइट साल दोनों के एक साथ होने से हुआ। रिपोर्ट खुद कहता है कि डिमांड स्लो डाउन शायद एक आउटलायर था। 2025 से पहले के 4 सालों में इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 100 टेरावाट आवर्स से ज़्यादा ग्रो हुई थी। पिछले साल ये 49 बढ़ी। अब इंडिया के पास एक बड़ा रिन्यूएबल पाइपलाइन है। 101 गीगावाट्स का सोलर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 24 गीगावाट्स का विंड और 23 गीगावाट्स के हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी। पेपर पर ये एक्सपेक्टेड डिमांड ग्रोथ के 2 साल को कवर करने के लिए काफ़ी है, पर जनरेशन कैपेसिटी बिल्ड करना प्रॉब्लम का सिर्फ आधा हिस्सा है, उसे एक्चुअल में यूज़ करना बाकी आधा हिस्सा है। एम्बर रिपोर्ट से एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखिए। इंडिया में 2025 के एक एवरेज दिन के दोपहर के वक्त सोलर 50 गीगावाट से ज़्यादा जनरेट कर रहा था, जो उन घंटों के दौरान नेशनल डिमांड का लगभग 1/4 कवर कर रहा था। पर फिर सूरज डूब जाता है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोल अब भी इंडिया की डिमांड ग्रोथ का 3/4 से ज़्यादा मीट करता है। इवनिंग पीक को फिल करने के लिए कोल के अलावा लगभग कुछ नहीं है। हमने इसे पहले भी काफ़ी डिटेल में कवर किया था। लेट अप्रैल में 15 में से 13 रातों को पावर शॉर्टफॉल्स थे, जबकि मिड डे सोलर वेस्ट हो रहा था। दोनों चीज़ें एक ही समय पर होने की वजह इस बात पर आती है कि कोल प्लांट्स कैसे काम करते हैं। उनका एक मिनिमम आउटपुट लेवल होता है जिससे नीचे वो जनरेशन को पूरी तरह शट डाउन किए बिना कम नहीं कर सकते, और शट डाउन और रीस्टार्ट करना बहुत महंगा और स्लो होता है। तो जब दोपहर को सोलर एनर्जी ग्रिड को फ्लड कर रहा होता है, तब भी कोल प्लांट्स अपने मिनिमम पर चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें शाम की डिमांड के लिए रेडी रहना होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सोलर मिड डे में वेस्ट हो जाता है और कोल रात को चलता रहता है, चाहे कुछ भी हो। दोनों वेस्ट होते हैं अलग अलग तरीकों से। रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ नोट करती है जो आपको बताती है कि चीज़ें एक्चुअल में कहाँ हैं। इंडिया में कोल प्लांट्स ने 2025 में खुद पर बैटरीज इंस्टॉल करने के लिए बिड्स इनवाइट करना शुरू किया। कोल फ्लीट सोलर को अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रात को इसे रिप्लेस करने के लिए अभी भी काफ़ी स्टोरेज नहीं है। यहाँ एक चीज़ है जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ग्लोबल पावर सेक्टर एमिशंस 2025 में 0.04% गिरे। सोलर के एक रिकॉर्ड ईयर होने के बावजूद, एक सेंचुरी में पहली बार रिन्यूएबल्स के कोल को क्रॉस करने के बावजूद और चाइना का फॉसिल जनरेशन गिरने के बावजूद एक्चुअल एमिशंस का नंबर मुश्किल से मूव हुआ। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स अब भी दुनिया की 57% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिस्टम इतना बड़ा है कि क्लीन एनर्जी का एक जेन्युइनली हिस्टोरिकल साल भी एमिशंस में बहुत कम चेंज लाता है। डायरेक्शन बदल गया है, फॉसिल जनरेशन ने ग्रो करना बंद कर दिया है, जो कि मीनिंगफुल है, पर एक्चुअल एमिशंस में एक मीनिंगफुल अमाउंट से गिरना अभी भी एक अलग स्टोरी है। हमने पिछले साल IEA का वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कवर किया था, और वहाँ अनकंफर्टेबल फाइंडिंग ये थी कि उन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज में भी जहाँ सारी स्टेटेड क्लाइमेट पॉलिसी सच हो जाती हैं, हम 2.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एम्बर रिपोर्ट का 2025 डेटा उसे बदलता नहीं है। ये जो दिखाता है वो ये है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पर काफ़ी तेज़ी से मूव करना एक अलग सवाल है, और एमिशंस का नंबर सजेस्ट करता है कि हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। इस रिपोर्ट में एक और ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मैं जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी। उन देशों को देखिए जहां अब भी बढ़ता फॉसिल जनरेशन है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वही होंगे जिनके पास और कोई चॉइस नहीं है, पर डेटा इसका ऑपोजिट दिखाता है। लगभग वो सब ऐसे रीजन्स में बैठते हैं जहां वर्ल्ड क्लास सोलर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं।
इजिप्ट को नेदरलैंड्स के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा सनलाइट मिलती है और फिर भी नेदरलैंड्स हर साल पर पर्सन 1553 किलोवाट आवर्स की सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इजिप्ट का यही नंबर 67 है। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, लगभग पूरा अफ्रीका, हर जगह सेम स्टोरी है। जो जगह सोलर के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है वही फॉसिल फ्यूल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं। और कॉस्ट अब इसका रीज़न नहीं है। 2024 में ग्लोबली न्यूली इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का 90% पहले से ही सबसे सस्ते फॉसिल फ्यूल ऑल्टरनेटिव से भी सस्ता था। तो आपको क्या लगता है इन रीजन्स में सोलर जनरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हमारे एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ने से रोक पाएंगे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।